द यूनिट 5 ऑफ WT। ठीक है, सो यूनिट 5 में अपने को क्या क्या देखना है? पीएचपी के बारे में बहुत कुछ है, वो सारा देखना है। उसके बाद ASP.NET देखना है। और बहुत इसमें से बड़े बड़े ये नहीं टॉपिक जो अपने पिछले यूनिट में देखे थे वैसे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है जिस पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, अपन सारे कवर कर रहे हैं नोट्स में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले तो समझ लो पीएचपी क्या होता है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, ये रिकर्सिव एक्रोनिम है उसका। ये लर्न किया नहीं तो भी चलेगा, तुम बस ये लर्न करो। पीएचपी क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, एक पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सर्वर साइड में चलती है। ठीक है, मेनली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। की फीचर्स क्या है पीएचपी के? पहला तो वो सर्वर साइड है। ठीक है, एम्बेडेड इन HTML, मतलब तुम पीएचपी का कोड है ना HTML के पेजेस में लिख सकते हो ऐसा करके। ठीक है, ऐसा टैग देके लिख सकते हो। उसके बाद ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री टू अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक पे, सब पे चलता है। ठीक है, व्हाट कैन पीएचपी डू? ठीक है, पीएचपी क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है डायनेमिक पेज कंटेंट, हैंडल कर सकता है फॉर्म डेटा, सेंड एंड रिसीव कुकीज, इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस। ठीक है, मैनेज फाइल्स ऑन द सर्वर और बिल्ड एंटायर वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें मेन मेन चीज़ें हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर सकता है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, फॉर्म का डेटा मतलब लॉगिन फॉर्म वगैरह का डेटा वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, डायनामिक पेज कंटेंट बना सकता है, कुकीज रिसीव सेंड होते हैं। ये सब तो समझ लो, लर्न कर लेना। उसके बाद सिंपल एग्जांपल है पीएचपी का। ठीक है, ये अपना HTML का पूरा कोड है जिसके अंदर अपन ने पीएचपी लिखा है। ये देखो, ये ऊपर देखा था अपन ने सिंटैक्स, इन दोनों के बीच में अपन ने पीएचपी लिखा है। ठीक है, एको हेलो वर्ल्ड, इससे क्या होगा? प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। इजी, ये एग्जांपल बहुत इजी है। पीएचपी का ये एग्जांपल हर बार लिखना। अगर कुछ भी पूछ दिया पीएचपी विथ एरेज, तो पहले पीएचपी एक्सप्लेन कर देना एक वर्ड एक लाइन में, और ये एक लाइन में पीएचपी एक्सप्लेन कर देना, पीएचपी का एक एग्जांपल लिखना, फिर एरे के बारे में लिखना। ठीक है, मतलब मार्क्स थोड़े तो दे ही देगा इन्विजिलेटर, सॉरी पेपर चेकिंग करने वाला। एरे एंड इट टाइप्स विथ एग्जांपल। ठीक है, एरे क्या है? स्पेशल वेरिएबल है दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एरे के बारे में सबको ही पता है। हम्म तो ये देखो, ये एरे। ठीक है, नेम्स के अंदर अपन ने नेम 1, नेम 2, नेम 3, 3 नेम लिए। ठीक है, और पीएचपी का यूज करके अपन ने एक एरे में तीनों नेम डाल दिए। ठीक है, अभी एरे के 3 टाइप होते हैं मेन: इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। इस पे क्वेश्चन आया है, व्हाट इज एरे? एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। उसके बाद उसके टाइप्स, 3 टाइप्स है। इंडेक्स मतलब इंडेक्स एरे यूज करता है न्यूमरिक इंडेक्सेस टू स्टोर वैल्यूज, मतलब इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, और 0 1 2 3 4 ऐसे। मतलब अभी ये देखो, इसमें क्या इंडेक्स होगी? जॉन 0 पे होगा, जेन 1 पे होगा, एलेक्स 2 पे होगा। तो नाम में ही है इंडेक्स एरे, तो इंडेक्स का यूज करता है। इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 से। There's best way when you only need to store a list of items and don't need labels। ठीक है, लेबल नहीं होगा, बस आइटम स्टोर करने, जैसे 3 नाम स्टोर करने, तो बेस्ट है तुम इंडेक्स एरे यूज करो। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन ऑर्डर। देखो, ये एक इन्होंने बनाया है। ठीक है, फ्रूट्स एरे, एप्पल, बनाना, चेरी। अभी एरे एरे यूज किया है। ये देखो, इसमें एप्पल का इंडेक्स 0 है, बनाना का 1 है और चेरी का 2 है। फ्रूट 0। अभी अपने को अगर एरे में से तुम्हें पर्टिकुलर चीज एक्सेस करनी है, जैसे एप्पल एक्सेस करना है, तो फ्रूट ब्रैकेट में 0 एप्पल। अगर चेरी एक्सेस करना होगा तो फ्रूट, चेरी का इंडेक्स क्या है? 1 0 1 2 2, तो फिर फ्रूट्स 2 और चेरी। ठीक है, अब एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे मतलब क्या? एरे दैट यूजेस नेम कीज इंस्टेड ऑफ नंबर्स, नंबर्स की जगह नेम की यूज होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन क्या होता है वो। ईच की इज लिंक टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, हर एक की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, व्हेन यू वांट टू लेबल योर डेटा क्लियरली, अगर तुम्हें अपना डेटा, बस अपना डेटा डालना है, तो इंडेक्स एरे यूज कर दो, उसको इंडेक्स डाल देंगे अपन। अगर उसको एक प्रॉपर लेबल चाहिए, अभी लेबल क्या होगा? नेम होगा कुछ। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे यूज करो। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है? हर एक चीज को एक नेम की दी जाती है। ठीक है, एसोसिएटिव एरे यूजेस नेम की इंस्टेड ऑफ नंबर्स।
ठीक है, ईच की इज लिंक टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। इससे क्या होता है, अपना डेटा लेबल होता है क्लियरली। ठीक है, थिंक इट एज अ डिक्शनरी वेर ईच वर्ड मतलब की हैज अ मीनिंग वैल्यू। ठीक है, अब देखो पर्सन, और इसमें देखना ये वाला है, इसमें की और वैल्यूज दिया है। ठीक है, नेम क्या है अपना, और जॉन क्या है, की और वैल्यू। ठीक है, नेम अपनी की है, जॉन उसकी वैल्यू है, एज एक की है, 25 वैल्यू है, सिटी और वैल्यू। ठीक है, सो ये देखो हर एक चीज को अपन ने की वैल्यू में ये किया है, कन्वर्ट किया है। उल्टा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब क्या, मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे दैट कंटेन्स वन और मोर एरेज इनसाइड इट। मतलब एक एरे होगा, उसके अंदर दो दो तीन एरे और होंगे, उसको मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, यूज वांट व्हेन ग्रुप रेस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ डेटा टुगेदर। ठीक है, अगर दो सेट है अपने को, ये एरे जॉन 25 मुंबई वाला, ठीक है, और ये एप्पल बनाना चेरी वाला, और ये जॉन जेन एलेक्स वाला, तीनों को एक साथ लिखना है तो अपन करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, उसमें तीनों डाल देंगे। ठीक है, यू कैन एक्सेस द डेटा यूजिंग मल्टीपल इंडेक्सेस। मल्टीपल एरे तो मल्टीपल इंडेक्सेस होती है। टेबल विथ रोज एंड कॉलम देखो, जेन 25 मेल, जेन 30 फीमेल, जॉन और एलेक्स 22 मेल। ठीक है, इसका एरे कैसे होगा, स्टूडेंट एरे ब्रैकेट में। ठीक है, अभी ये देखो, ये अपना मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये उसका बेस है, उसके अंदर अपन ने तीन अलग अलग एरे डाल दिए। ठीक है, ये एक एरे 1 क्वामा, एरे 2 क्वामा, एरे 3। ठीक है, उसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। सो बेसिकली क्या था, इंडेक्स एरे, इंडेक्स एरे में इंडेक्स यूज करते हैं। उसके बाद एसोसिएटिव एरे, एसोसिएटिव एरे में अपने नेम की यूज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली लेबल करने को डेटा के लिए। और मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे में एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे होते हैं। ठीक है, अभी देखो फंक्शन क्या होता है इन पीएचपी। फंक्शन इन पीएचपी, ठीक है, फंक्शन क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अभी फंक्शन तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो। ठीक है, उस फंक्शन अपन बार बार कॉल करते हैं, रीयूजेबल कोड होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन, वी राइट इट वंस इन अ फंक्शन एंड कॉल इट वेन एवर नीडेड। ठीक है, अब क्यों यूज करते हैं, रीयूजेबल कोड होता है, ऑर्गेनाइज अच्छे से होता है, और मेक प्रोग्राम क्लीनर एंड इजियर टू मैनेज। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन, अभी फंक्शन क्रिएट कैसे करोगे पीएचपी में। फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है वो इजी। देखो सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ये देखो ये पीएचपी का स्टार्ट, पीएचपी की एंड, ऊपर नीचे तुम्हारा एचटीएमएल का टैग हो सकता, एचटीएमएल का कोड हो सकता है। ठीक है, अब देखो फंक्शन अपना कीवर्ड सेज हेलो ब्रैकेट्स, ये अपना फंक्शन का नाम। हम्म और क्या क्या कर रहा है अपना फंक्शन, अपना फंक्शन प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अभी देखो से हेलो वर्ल्ड, ये जो अपना फंक्शन का नाम है, ये यहाँ पे कॉल हुआ है। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन के अंदर जो भी थे वो परफॉर्म होता है। इजी। अब दो टाइप के रहते हैं फंक्शन, ये फर्स्ट अपन ने देखा सिंपल फंक्शन। अब दूसरा देख रहे हैं अपन फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स मतलब पैरामीटर होते हैं, ये जो एम्प्टी है इसके अंदर पैरामीटर्स पास करेंगे। देखो फंक्शन कीवर्ड वैसे ही रहेगा, ग्रीट, इसके अंदर देखो एक पैरामीटर है नेम करके, उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हेलो, और क्वामा करके ये पैरामीटर पास कर रहे हैं नेम। तो अभी ग्रीट, और अपन ने इधर पैरामीटर में अपना नाम डाल दिया। ठीक है, जॉन। तो अभी पैरामीटर कैसे पास होगा, हेलो और जॉन। ठीक है, इजी। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो अपन बार बार लिखते हैं। उसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो सिंपल फंक्शन और एक फंक्शन विद पैरामीटर्स। ठीक है, अभी देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, दे डिसाइड विच कोड शुड रन एंड व्हेन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, अभी देखो कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट, ये तीन टाइप है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, इजी है। कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स आता है उसमें। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आता है, इफ एल्स आता है, और उसके बाद इफ एल्स आता है। ठीक है, देखो इफ में क्या है, एज 18 है,
इफ एज ग्रेटर देन 18 यू आर एन अडल्ट, खत्म। एक ही कंडीशन रहती है। इफ एल्स और इफ और एल्स, इसमें दो कंडीशन रहती है। इफ मार्क्स मार्क्स अपने को 45 आए, मार्क्स 50 से ऊपर हो गए तो पास, नहीं हो गए तो फेल। ठीक है, इजी। कि अगर मार्क्स 75 है, अगर मार्क्स 90 से ऊपर होंगे तो ए ग्रेड, मार्क्स 75 से ऊपर होंगे तो बी, और एल्स ग्रेड सी। ठीक है, ये वाला था इफ एल्स। ठीक है, सो कंट्रोल स्टेटमेंट में पहले आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें फर्स्ट होता है इफ स्टेटमेंट, मतलब एक ही कंडीशन, इफ ये हुआ तो ये होगा, खत्म। इफ एल्स में दो कंडीशन आते हैं, इफ ये तो ये, नहीं तो ये। ठीक है, इफ एल्स इफ में कितने भी डाल सकते हो। ठीक है, इफ ये, नहीं तो एल्सिफ तुम्हारी जितने कंडीशन होंगी, और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर फाइनली ये होगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, देखो, स्विच डी, और अभी केस होते हैं स्विच स्टेटमेंट में, केस 1, केस 2, केस 3। पहला केस होगा मंडे होगा तो स्टार्ट ऑफ द वीक प्रिंट होगा, फिर ब्रेक आएगा, केस 1 खत्म हुआ तो ब्रेक। दूसरे केस के लिए ट्यूसडे होगा तो इट्स ट्यूसडे, फिर वो खत्म, फिर ब्रेक, और फिर एल्स जैसे अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो करना है, तो वैसे अगर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो डिफॉल्ट अनदर डे। इजी। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में ऐसे होता है। हम्म कि अपना अगर डे ट्यूसडे, ठीक है, तो पहले स्विच और उसके अंदर डे, फिर केस दो तीन केस जो भी होगा, केस के अंदर वैल्यू मंडे, अगर मंडे हुआ तो क्या होगा, ट्यूसडे हुआ तो क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ तो फिर डिफॉल्ट। उसके बाद आते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये समझ लो एक बार, बहुत ज्यादा नहीं, हार्ड नहीं है समझने को, ये पता होगा मोस्ट ऑफ लोगों को तो। ठीक है, यूज टू रिपीट कोड मल्टीपल टाइम्स। फॉर लूप, फॉर पहले आई की वैल्यू होती है, फिर कंडीशन होती है, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है। इजी। ये पता होना चाहिए कि फॉर आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 5 से छोटी होगी, और फिर आई प्लस प्लस, तो फिर पहले आई 1 प्रिंट होगा, फिर वो चेक करेगा है क्या, तो है, प्रिंट हो गया 1, फिर आगे जाएगा इंक्रीमेंट, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर वापस देखेगा, फिर 3, 4 और 5 हो गई, उसके बाद 6 होगी, पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा। वाइल लूप। ठीक है, अभी लूप में अपन कंडीशन देख रहे हैं, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो प्रिंट चीजें प्रिंट हो रही है। वाइल लूप में पहले ये देखो, आई 1 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन हुई तो फिर ये होगा। ठीक है, वाइल लूप में ये होता है। हम्म उसके बाद डू वाइल में क्या करते हैं, पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है, कर ही लेते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 1 तो डू एको आई प्लस प्लस, तो आई को ऐड प्लस कर लो, वाइल आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3। इसमें देखो पहले कंडीशन आ रही है, इसमें बाद में आती है। ठीक है, फॉर ईच लूप स्किप कर दो, मत करो, उतना सफिशियंट है। जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट क्या होता है, यूज टू कंट्रोल लूप एग्जीक्यूशन। ब्रेक अपन ने ऊपर वाइल में यूज किया था, देखो तुम्हें याद होगा तो, ये देखो यहाँ पे कि ये केस रन हो गए तो ब्रेक कर दो, मतलब ब्रेक से क्या होगा कि अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो ये बाकी देखने की जरूरत नहीं, ब्रेक से बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, देखो, ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप्स द लूप और स्विच। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू ये इफ आई इज इक्वल टू 3, फिर ब्रेक कर दो, मतलब इसमें क्या होगा, अभी 5 तक नहीं जाएंगी वैल्यू, 1 2 3 आई बाहर आ जाएगा, फिर कंटिन्यू, स्किप्स द करंट इक्वेशन। ठीक है, ये देखो, आई इक्वल टू ये और ब्रेक की जगह बस कंटिन्यू लिखा, कंटिन्यू मतलब क्या होगा, अगर आई की वैल्यू 3 आई तो वो स्किप कर देंगे और आगे का चालू रखेंगे। इजी, साथ में होंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो अभी आई गेस और आई होप कि MySQL पता होगा सबको। ठीक है, डेटाबेस है, ये पढ़ा है अपन ने, पूरा एक सब्जेक्ट था। ठीक है, PHP क्या है, अपन ने ऊपर देखा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। MySQL का है RDMS है, एक रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, जब अपन कंबाइन करते हैं दोनों को क्या होगा, स्टोर भी होगा, रिट्रीव भी होगा, अपडेट भी होगा, डिलीट होगा डाटा। ठीक है, डेटाबेस में यूजिंग PHP स्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब देखो बेसिक फ्लो क्या होगा, PHP कनेक्ट होगा MySQL को, उसमें क्या यूज करेंगे अपन, PDO एक्सटेंशन या फिर MySQL है। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरीज अपन सेंड करेंगे माई एसक्यूएल को थ्रू पीएचपी। कैसी क्वेरीज, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी करना हो आपको, ठीक है। फिर क्या होगा, पीएचपी प्रोसेस करेगा रिजल्ट्स को फ्रॉम माई एसक्यूएल एंड डिस्प्ले देम टू द यूजर ऑन द वेब पेज। इजी। देखो की कंसेप्ट क्या है इसमें, डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डेटा, टेबल अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स डेटा, ठीक है। कॉलम अ स्पेसिफिक फील्ड इन टेबल, और रो अ सिंगल रो रिकॉर्ड इन टेबल, ठीक है। कॉलम मतलब ऐसे सीधे वाले, रिकॉर्ड मतलब ऐसे टेढ़े वाले, पता होगा आई गेस। माई एसक्यूएल कनेक्शन इन पीएचपी, ठीक है। कैसे होगा, स्टेप से देखो, पहले तो एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन, यूज माई एसक्यूएल और क्लास टू कनेक्ट पीएचपी और माई एसक्यूएल, पीएचपी टू माई एसक्यूएल, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन चेक करेंगे, अभी एस्टेब्लिश किया, अभी इंश्योर कर लेंगे कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं, हो गया। उसके बाद देखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे क्यूरीज, क्यों कनेक्ट किया आपने को एसक्यू, अभी इस क्यों, क्योंकि क्यूरीज रन करनी, तो एसक्यूएल के कमांड जैसे सिलेक्ट, इंसर्ट, एक्सेट्रा, वो अपन यूज करेंगे। उसके बाद क्लोज कर देंगे, एक बार काम हो गया उसके बाद क्लोज कर दो कनेक्शन आफ्टर ऑपरेशन आर डन। ये एग्जांपल है पीएचपी विथ माईएसक्यूएल का, ठीक है। इसमें क्रिएट किया अपन ने डेटाबेस, यूज किया टेस्ट डीबी डेटाबेस का नाम, ठीक है। अब क्रिएट करेंगे टेबल, टेबल क्रिएट किया यूजर, उसके अंदर आईडी, ये ना प्राइमरी की दे दिए, ठीक है। और ये नेम दिया है बैरकर 100। अगर ये पता नहीं होगा क्या है प्राइमरी की वगैरह, इसका मतलब तुमने डीबीएमएस में पढ़ाई नहीं करी तो अभी ये 3 रोज है वो लर्न कर लेना, ठीक है। पीएचपी कोड टू इंसर्ट एंड डिस्प्ले डेटा, ठीक है। इंसर्ट और डिस्प्ले करना होगा तो क्या होगा, स्टेप्स पहले अपने को पता है, कनेक्ट करेंगे, फिर चेक कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट डेटा इनटू यूजर टेबल, उसके बाद रिट्रीव डेटा फ्रॉम यूजर टेबल, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले द रिजल्ट्स। अभी मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं पता होंगी चीज़ें जो अब कोड लिखा है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे ही कोड लिए, ये लर्न कर लो तुम, ठीक है। और फाइनल स्टेप होती है क्लोज द कनेक्शन, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठा ना आरडीबीएमएस, तो समझो हो ही गया पढ़ाई आपने। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ कोड, कोड का एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने, जिन लोगों को नहीं पता होगा वो देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद समरी, समरी में भी वही है, पीएचपी इंटरेक्शन और वो। अब देखते हैं सेशन ट्रैकिंग इन पीएचपी, ठीक है। तो सेशन ट्रैकिंग, अपन ने पिछले बार भी सेशन ट्रैकिंग देखा था कुकीज वाला, इसमें भी वही होगा कुछ। तो भी देखो, सेशन ट्रैकिंग इन पीएचपी इज टेक्निक यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल पेजेस ड्यूरिंग अ यूजर्स विजिट टू अ वेबसाइट, ठीक है। या क्या है ये, स्टोर करना और रिट्रीव करना यूजर की इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल पेजेस ड्यूरिंग यूजर्स विजिट टू वेबसाइट, ठीक है। हेल्प्स फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, शॉपिंग कार्ड्स, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, बेसिकली यूजर की डेटा को स्टोर कर लेना, ठीक है। देखो कैसे काम करता है, पहले तो सेशन स्टार्ट होता है, यू बिगिन सेशन यूजिंग सेशन स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द पीएचपी स्क्रिप्ट, दिस टेल्स पीएचपी आइदर रिज्यूम एन एग्जिस्टिंग सेशन और स्टार्ट अ न्यू वन, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सेशन स्टार्ट, इससे क्या होगा, पीएचपी को पता चलेगा एक तो अपने को जो चालू था वो सेशन को रिज्यूम करना है, नहीं तो नया सेशन बनाना है, ठीक है। सेशन स्टार्ट, उसके बाद होता है स्टोरिंग सेशन डेटा, स्टोरिंग सेशन डेटा इज स्टोर्ड इन सेशन सुपर ग्लोबल एरे, ठीक है। सुपर ग्लोबल एरे उसमें डेटा स्टोर होता है। यू कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक आईडी, प्रेफरेंसेस, ठीक है। सभी याद रखना, सेशन डेटा स्टोर करना है अपने को, यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है। एग्जांपल कि एक यूजर ने में सेशन यूजर आईडी स्टोर कर ले, ठीक है। उसके बाद एक्सेस करना पड़ेगा ना सेशन डेटा को, एक्सेस कैसे करोगे, सर देखो, यू कैन एक्सेस द सेशन डेटा ऑन द पेज एज लॉन्ग एज सेशन स्टार्ट इज कॉल्ड एट द टॉप ऑफ द पेज। सेशन स्टार्ट से अपने को, अपन ने सेशन रिज्यूम या फिर नया बनाया था, तो जब तक वो है तब तक एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेशन आईडी, सेशन आईडी क्या होती है, यूनिक सेशन आईडी फॉर ईच यूजर, हर एक यूजर को एक यूनिक आईडी, आईडी मतलब हमेशा यूनिक ही होगी, विच आइदर स्टोर्स अ कुकी और पास थ्रू यूआरएल्स टू आइडेंटिफाई यूजर्स अक्रॉस डिफरेंट पेजेस। उसके बाद सेशन एंड, सेशन एंड मतलब टू क्लियर सेशन डेटा, यू कैन यूज सेशन अनसेंट, ठीक है, और सेशन डिस्ट्रॉय, इससे सेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हम्म उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ सेशन ट्रैकिंग क्या करता है, मेंटेन करता है यूजर की स्टेट,
उसके बाद इंश्योर करता है दैट यूजर डोंट री एंटर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेज। उसके बाद आपने को पूछा डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट क्या है? एक फ्रेमवर्क है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, किसके लिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड रनिंग ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेब, डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। उसके की कंपोनेंट्स क्या है? ये देखो, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, ASP.NET। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अपन आगे देखने वाले। देखो, CLR क्या होता है? इट इज़ कोर रन टाइम इंजिन ऑफ .NET फ्रेमवर्क। इट मैनेजेस मेमोरी, थ्रेड एग्जीक्यूशन एंड गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग और मोर। ठीक है, और सेट और FCL क्या होता है? लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी हमेशा रीयूज सेट ऑफ रीयूजेबल लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज सच एज फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस इंटरेक्शन, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। उसके बाद देखो, ASP.NET। ASP.NEट का एक फ्रेमवर्क है .NET के अंदर फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब पेज एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। इट सिंप्लीफाइज टास्क लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटा एक्सेस और हैंडलिंग, इसको सिंप्लीफाई करता है। अब ये तीनों तुम्हें रट्टा ही मारनी है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज सपोर्टेड। क्या सपोर्टेड? .NET सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C#, VB.NET और F#। उसके बाद देखो, इंटरपोर्टेबिलिटी। इंटरपोर्टेबिलिटी मतलब अलाउस करती है इजी इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। ठीक है, इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं याद रखा तो भी तुम इतना तो फेंक पाओगे कि अदर सिस्टम और सर्विसेज के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सपोर्ट क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स और लार्ज इकोसिस्टम विद एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज। इजी, एक एग्जांपल है। ठीक है, पढ़ लो, 3 लाइन का ही है। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो लर्न कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। क्लास बना है प्रोग्राम नाम का, उसमें एक फंक्शन है स्टैटिक वर्ड मेन, और उसमें क्या किया है? प्रिंट किया है कंसोल में हेलो वर्ल्ड। इजी। देखो अब नोड.js। नोड.js क्या है? जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, क्रोम V8 ने याद रहा तो भी इतना याद रखना कि नोड.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। इट इज डिजाइन टू बिल्ड स्केलेबल, फास्ट एंड लाइटवेट एप्लीकेशंस, especially for server-side development. Unlike traditional server-side environment like PHP or Java, Node.js use JavaScript for both front-end and back-end. ठीक है, बाकी वो जैसा नहीं है PHP Java जैसा। Node.js फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों के लिए JavaScript यूज करता है। की फीचर्स क्या है? नॉन ब्लॉकिंग है, इवेंट ड्रिवन है। मतलब क्या? ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल थ्रेडेड इवेंट लूप that can handle many connections concurrently without waiting for previous task। मतलब एक टास्क एक ही टाइम पे वो बहुत सारे टास्क कर सकता है परफॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टास्क चल रहा है तो बाकी के रुकेंगे। ठीक है, एक एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट है, uses asynchronous calls for input output operation। this allows server to continue processing requests without waiting for IO operations। ठीक है, लाइक फाइल रीडिंग और डेटाबेस क्वेरीज। ठीक है, एसिंक्रोनसली वर्क करता है, इसके लिए अपने को इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना नहीं पड़ता। उसके बाद सिंगल थ्रेडेड है। Node.js uses single thread to handle requests, unlike other services that use multiple threads. This make it high efficient for input output heavy tasks but less efficient for CPU intensive tasks। अभी देखो, CPU इंटेंसिव टास्क के लिए तो ये लेस इफिशियंट हो गया कि एक ही थ्रेड है। पर इनपुट आउटपुट के जो हेवी टास्क होंगे, जो बड़े टास्क होंगे, उनके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि एक ही थ्रेड है तो ज़्यादा जगह पे इनपुट आउटपुट डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद देखो NPM, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, Node.js कम्स विद NPM। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरीज। इसमें बहुत सारी चीज़ें ओपन सोर्स लिए अवेलेबल होती है, लाइब्रेरी एक प्रकार की। डेवलपर्स कैन इजीली इंस्टॉल पैकेजेस टू नोड फंक्शनैलिटी। उसके बाद रियल टाइम एप्लीकेशंस। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी बहुत यूज़ होता है, चैट सिस्टम्स, लाइव अपडेट्स, ऑनलाइन गेमिंग। ये उसका एग्जांपल है। एडवांटेजेस, फास्ट एंड स्केलेबल रियल टाइम कैपेबिलिटीज, यूज NPM इकोसिस्टम, इजी टू यूज जावास्क्रिप्ट बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था WAP, WML और .NET फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क को डीप में जाना है। ठीक है, ऊपर अपन ने देखा था एक लाइन में, अब यहाँ पे ढंग से देखेंगे। देखो WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल।
set of protocols are designed to enable access to the internet and web-based services on mobile devices, especially those with limited resources. ठीक है, क्या है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है डिजाइन टू एनेबल एक्सेस टू द इंटरनेट एंड वेब बेस्ड सर्विसेज। ये प्रोटोकॉल क्या हेल्प करते हैं? इंटरनेट और वेब बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस करने में, स्पेशली तो दोज डिवाइस जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हो गए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज वे फॉर मोबाइल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद इंटरनेट इवन व्हेन द डिवाइस डोंट हैव फुल कैपेबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। अभी मोबाइल अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर जितना कैपेबल नहीं है, फिर भी उसको इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि WAP हेल्प करता है। इसमें क्या होता है? की कंसेप्ट क्या है? WAP गेटवे होता है, ए गेटवे दैट कनेक्ट्स वायरलेस नेटवर्क टू इंटरनेट। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन मोबाइल डिवाइस एंड द वेब। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या? स्टैक दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर अ वायरलेस नेटवर्क। इट इंक्लूड सेवरल लेयर्स। ठीक है, देखो, वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल होता है, वायरलेस ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये क्या सेशन प्रोटोकॉल क्या करता है? सेशन के बीच में कम्युनिकेशन पे ध्यान देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या करता है? मैसेजेस का ट्रांसपोर्ट और ओवरहेड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? यूज टू क्रिएट कंटेंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस। अभी ये तुम इतना डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें बस एक ही क्वेश्चन आए कि डिफाइन WAP, तो तुम्हें पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो मोस्टली शॉर्ट नोट ही आएगी WAP में। तो क्या लिखोगे? की कंसेप्ट लिखोगे, उसमें गेटवे लिख दो, प्रोटोकॉल लिख दो और 3 टाइप लिख दो बस। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। एडवांटेजेस मोबाइल के लिए भाई, मोबाइल फ्रेंडली होगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइज है, प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल इंटरनेट सर्विस। ठीक है, वर्क अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। उसके बाद एग्जांपल, वेबसाइट्स वेयर डिजाइन टू बी लाइट वेट and usable on older mobile phones with limited display capabilities and slow internet speeds. Easy? ठीक है, WAP क्या करता है? जो अपने ओल्ड मोबाइल्स वगैरह हो, ठीक है, या फिर मोबाइल फोन्स विथ लो कैपेबिलिटीज, उनको भी इंटरनेट एक्सेस करने देता है। ठीक है, फिर आता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, WML। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, यूज फॉर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस के लिए मार्कअप लैंग्वेज, पर्टिकुलरली फॉर यूज विथ वेब प्रोटोकॉल। अभी मोबाइल डिवाइसेस का भी ऊपर देखा तो ये वेब प्रोटोकॉल के साथ यूज होती है। इट इज सिमिलर टू HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट डिजाइन स्पेशली फॉर स्मॉल स्क्रीन, क्योंकि मोबाइल फोन्स की स्क्रीन स्मॉल होती है। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है? WML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अपन HTML लिखते हैं, वैसे WML टैग्स होते हैं इधर। यू डिफाइन वेरियस एलिमेंट्स लाइक कार्ड्स एंड डेक्स। उसके बाद कार्ड क्या होता है और डेक क्या होता है? जैसे HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, वैसे इधर भी है। इसमें अपन 2 एलिमेंट देख लेंगे इंपॉर्टेंट वाले, कार्ड्स और डेक। कार्ड क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ WML डॉक्यूमेंट। इट्स सिमिलर टू अ वेब पेज इन HTML बट कंटेंट्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, डेक क्या है? डेक इज ग्रुप ऑफ कार्ड्स, और डेक इज सिमिलर टू कलेक्शन ऑफ पेजेस। कार्ड क्या है? सिमिलर टू अ वेब पेज, और डेक क्या है? सिमिलर टू द कलेक्शन ऑफ वेब पेज इन HTML। हम्म उसके बाद ये एग्जांपल है, देख लो। नहीं दिया तो भी चलेगा शॉर्ट नोट में एग्जांपल। फिर WML फीचर्स क्या है? लाइट वेट है, डिजाइन फॉर स्मॉल स्क्रीन, फोकस ऑन यूजर फ्रेंडली नेविगेशन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस। इजी। उसके बाद .NET फ्रेमवर्क आता है। .NET फ्रेमवर्क इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It provides wide range of tools, library services, building applications running on Windows desktop and mobile application. ठीक है, की concepts क्या क्या है? CLR, FCL, ASP.NET, Windows Forms, ठीक है, Ado.NET। ये एक बार पढ़ लेना, ये अपन ने ऊपर डिस्कस किया ही है एक बार। ठीक है, उसके एडवांटेजेस भी देखते हैं, वो भी डिस्कस किए थे ऊपर, अभी वापस लिखा है तो वापस बता दिया। क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन है, मेमोरी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, पावरफुल डेवलपमेंट टूल्स है। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज है। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज मतलब फ्रेमवर्क दैट हैव वाइड एरे ऑफ लाइब्रेरीज, बहुत सारा डिटेल में होता है, और ये उसका छोटा सा एग्जांपल है, 3 लाइन में ये। अब देखो, इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें नहीं समझेगी।
ठीक है, तुम्हें बस रीड करना है एक बार और लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि मैं 4 बार समझा दूँ उसका कुछ यूज नहीं होगा अगर तुम्हें एग्जाम में याद ना है तो, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डॉट नेट फ्रेमवर्क विद CLR और CLI टेक्स्ट ओनली। देखो कैसे, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है वो देख लिया अपन, CLI और CLR क्या होता है वो भी देख लिया अपन ने, ठीक है। अब कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस ये नहीं देखा था, तो CLI क्या होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ डॉट नेट एप्लीकेशंस कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। डॉट नेट के जो एप्लीकेशन है वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड का सेट होता है, उसको कहते हैं CLI, ठीक है। इट स्पेसिफाइज स्ट्रक्चर फॉर द CLR ensuring different programming language can be compiled and executed in a unified way, ठीक है। इट डिफाइंस द फॉर्मेट फॉर मेटाडेटा टाइप, ये फॉर्मेट डिफाइन करता है मेटाडेटा टाइप सिस्टम, ठीक है, CTS के लिए, विच प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर टाइप्स यूज बाय डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद आता है एप्लीकेशन डोमेन। एप्लीकेशन डोमेन क्या होता है, ये सारे ये सारे पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पर ये इनमें ज्यादा डीप मत जाओ, एक एक लाइन लर्न करके छोड़ दो, ठीक है। ये देखो, एप्लीकेशन डोमेन क्या होता है, CLR रन्स एप्लीकेशंस इन एन एनवायरनमेंट कॉल्ड एप्लीकेशन डोमेन। तो अभी ये जो CLR है ना, ये CLR, ठीक है, एग्जीक्यूशन इंजन है डॉट नेट एप्लीकेशन का, ऊपर पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या करता है, ये सारे जो प्रोग्राम एप्लीकेशन रन करता है वो एक एनवायरनमेंट में रन होते हैं, उसका नाम होता है एप्लीकेशन डोमेन। इट इज लाइट वेट प्रोसेस, प्रोवाइड्स आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशंस रनिंग इन CLR, लाइट वेट होता है और आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद असेंबली, असेंबली क्या है, एक कंपाइल्ड कोड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एक जिसमें कोड होता है कंपाइल्ड वाला, ठीक है। दैट कंटेन्स मेटा डेटा अबाउट टाइप्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड इन एप्लीकेशन। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा, ठीक है। उसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, FCL क्या है, कलेक्शन ऑफ रियूजेबल क्लासेस इंटरफेस एंड वैल्यूज टाइप्स प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी टू इंटरेक्ट विद फाइल सिस्टम्स डेटाबेसेस वेब सर्विसेज एंड मोर। अभी इसमें देखना, ये जो भी सारी चीज़ें ना, CLR, CLI, एप्लीकेशन डोमेन, ये सब तुमको एक एक बार पढ़ना है, ठीक है। और एक दो दो पॉइंट्स बस इनके याद रखने हैं और क्या होता है वो देखना है, ठीक है। इसमें ना समझने वाला कुछ है नहीं, पर तुम्हें लर्न करना ही पड़ेगा यार, सब्जेक्ट थेरी है तो लर्न तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती। उसके बाद डायग्राम है, फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो आर्किटेक्चर है उसका। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क बाहर होता है, उसके अंदर फ्रेमवर्क क्लास होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में दो दो चीज़ आती है, एप्लीकेशन डोमेन और असेंबलीज, और कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सप्लेन, वही एक्सप्लेन किया है वापस। उसके बाद क्या करना है अपने को, एक कोड लिखना है, PHP कोड विच कनेक्ट्स माई SQL डेटाबेस टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। अभी ये ध्यान से देखो, हम्म, अभी क्या करना है, PHP कोड करना है टू कनेक्ट माई SQL डेटाबेस टू डिस्प्ले रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। एक टेबल है, ठीक है, और माई SQL डेटाबेस में अपन ने एक टेबल बना के रखा है। अपने को क्या करना है, PHP का कोड लिखना है जिससे अपन वो टेबल का डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो, क्रिएट ए कनेक्शन टू माई SQL डेटाबेस, फिर क्यूरी कर देंगे डेटाबेस में और फिर डिस्प्ले कर देंगे। ईजी है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, पहले तो क्या है, कनेक्शन पैरामीटर्स, सो पैरामीटर्स चेक कर लेंगे, लोकल होस्ट रूट डेटाबेस वो सब डालेंगे। उसके बाद कनेक्शन चेक करेंगे, ठीक है, कनेक्शन है कि नहीं। उसके बाद फेच करेंगे क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मतलब क्या, टेबल के अंदर की सारी चीज़ें, सिलेक्ट स्टार मतलब सारी चीज़ें, ठीक है, टेबल के अंदर की सारी चीज़ें फेच होंगे। फिर डिस्प्ले कर देंगे इफ एल्स की मदद से, और फिर क्लोज कर देंगे कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है। और अगर नहीं लर्न हो रहा होगा ना, तो ये फ्लो याद रख लो कि कनेक्शन, पहले पैरामीटर्स को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्शन चेक करेंगे, फिर फेच करेंगे रिकॉर्ड्स, फिर डिस्प्ले करेंगे रिकॉर्ड्स, और फिर कनेक्शन क्लोज कर देंगे। हम्म अभी उन्होंने पूछा है और एक क्वेश्चन था ट्रिक करने के लिए कि OOP वे में बताना, ठीक है। तो OOP वे में भी वही है, सेम, ठीक है। क्रिएटिंग कनेक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके क्रिएट करेंगे कनेक्शन को। सेकेंड में फिर उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद थर्ड में
मेथड कॉल करेंगे, उसके बाद इफ एल्स से देखेंगे, फेच करेंगे डेटा और फिर क्लोज कर देंगे, डिस्प्ले करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो ये वापस लिखा है मैंने, पर ये तुम्हें नहीं लिखना है, ठीक है, ये मत पढ़ना, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आया ना तो तुम्हें यही लिखना है जो ऊपर लिखा था, इतना। ठीक है। वाई इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, माई स्क्वेयर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मेथड लाइक क्यूरी, फेच, एसोसिएशन, क्लोज आर कॉल्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, इसीलिए वो ओओपी है। उसके बाद ASP.NET पे भी शॉर्ट नोट ही आएगी, आई तो। ASP.NEट क्या है? ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर बिल्डिंग dynamic web page, websites, applications, and web services. It is a part of larger .NET ecosystem and provides comprehensive set of tools for developers. हम्म अभी क्या है, ओपन सोर्स है। ASP.NET ओपन सोर्स मतलब फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ये एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इससे क्या होता है, वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, अपना एक बड़ा इकोसिस्टम है .NET का, उसका एक पार्ट है, ठीक है, ASP.NET। उसके की फीचर्स देखो, वेब फॉर्म्स एंड MVC। ASP.NEट सपोर्ट्स बोथ वेब फॉर्म्स और ट्रेडिशनल इवेंट ड्रिवन मॉडल और MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। अपन ने देखा था MVC के पहले वेब फॉर्म यूज करते थे, MVC अपन अपने को पता है, अपन ने देखा है। तो ASP.NEट क्या करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है, विंडोज, मैक हो, लिनक्स हो, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मतलब हाई परफॉर्मेंस है यार, ठीक है। एसपी कोर इन पर्टिकुलर इज नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी। ये लाइट वेट है, लाइट वेट कंपोनेंट होते हैं एंड सपोर्ट्स एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट इफिशिएंटली, ठीक है। ये लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी वो इजीली हैंडल कर सकता है, इसीलिए वो हाई परफॉर्मेंस है। उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी क्या है, इंक्लूड्स बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं सच एज ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटा प्रोटेक्शन एंड वैलिडेशन टू सेफगार्ड अगेंस्ट कॉमन वल्नरेबिलिटीज, मतलब अटैक वगैरह उनके लिए ये सब चीज़ें उसमें बिल्ड इन होती है, ठीक है। लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये कुछ चीज़ें पता नहीं है तो उस स्किप कर दो, ठीक है। तुम्हें बस बेसिक आइडिया पता चलना चाहिए कि सिक्योरिटी क्या होती है, उसमें ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें बिल्ड इन होती है, उसको ही तुम्हें 2-4 लाइन में लिखना है। उसके बाद मॉड्यूलर है, स्केलेबल है, ठीक है। ASP.NET Core allows you to include only the components you need, making applications lightweight, ठीक है। जो कंपोनेंट अपने को चाहिए वही ऐड करते हैं, इससे लाइटवेट होता है। और हाईली स्केलेबल, एनेबलिंग डेवलपर्स टू बिल्ड लार्ज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। स्केलेबल मतलब क्या है, लार्ज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बन सकते हैं, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा स्केल कर सकते हैं अपन इजीली। उसके बाद वो इंटीग्रेट भी हो सकता है .NET के साथ, और उसके बाद टूलिंग सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो, पावरफुल आईडी एंड है स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट। सो ये सब ASP के ना की फीचर्स थे। ये एक बार ढंग से पढ़ लोगे तुम्हें समझ तो आगे होंगे, लर्न करना पड़ेगा बस। उसके बाद आता है नोड.js सबको पता ही होगा, आई गेस। नोड.js क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे बनाया था। इट एनेबल्स एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट कोड वो अलाउ करता है नोड.js, अलाउइंग डेवलपर्स टू बिल्ड स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, ठीक है। सो ओपन सोर्स रन टाइम एनवायरनमेंट है नोड.js। उसके की फीचर्स क्या है, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट, ये अपन ने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन है। उसके बाद एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर, इसमें एक नोड पैकेज मैनेजर होता है, कम्स विद एनपीएम विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री प्रोवाइडिंग थाउजेंड्स ऑफ रीयूजेबल पैकेजेस दैट मेक डेवलपमेंट फास्टर एंड ईजियर। ये अपन ने पहले देखे थे, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग आयो, सिंगल प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनस, इसीलिए वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्केलेबिलिटी भी पता है अपने को,
क्रॉस प्लेटफॉर्म भी पता है, बहुत सारे मतलब लिनक्स मैक्स विंडोज सब पे चलता है। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी है डेवलपर्स की जो यूज़ करती है इसे, कुछ प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे डाल दो, वो बता देंगे। यूज़ केसेस कैसे, चैट एप्लीकेशन वगैरह ऑनलाइन गेमिंग में। उसके बाद रेस्टफुल एपीआईज में भी यूज़ होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग, फाइल ट्रांसफर यूट्यूब वाले, उसमें भी यूज़ होता है। उसके बाद कमांड लाइन टूल्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ ASP.NET और Node.js। ASP इज मेनली यूज्ड विथ C#, ठीक है, while Node is used in JavaScript। आर्किटेक्चर ASP.NET का अपन ने एक फीचर देखा था, वो बोथ वेब फॉर्म पुराना वाला और नया वाला MCV मॉडल व्यू कंट्रोलर दोनों को सपोर्ट करता है। whereas Node.js follows an event driven नॉन ब्लॉकिंग मॉडल, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस, Node.js टेंड्स टू बी फास्टर फॉर इनपुट आउटपुट बाउंड टास्क, ठीक है, ड्यू टू नॉन ब्लॉकिंग नेचर, ठीक है। नॉन ब्लॉकिंग में एक्सप्लेन कर दूं क्या एक बार, ये देखो नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। नोड यूजेस इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट मॉडल दैट मेक्स इट आइडियल फॉर बिल्डिंग high performance application. It can handle large number of simultaneous continuous connections efficiently। मतलब क्या, बहुत सारे कनेक्शंस अगर साइमल्टेनियसली आ रहे होगे ना तो वो हैंडल कर सकता है, मेकिंग इट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब जैसे कि मीडिया स्ट्रीमिंग, यूट्यूब, गेमिंग, सोशल मीडिया, चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। वाइल ASP ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस एंड बेटर स्केलेबिलिटी। उसके बाद इकोसिस्टम, ठीक है। ASP.NET के टाइटली इंटीग्रेटेड है, और .NET इकोसिस्टम वेयर नोड हैज ब्रॉडर इकोसिस्टम है, और इसकी टाइट है, ठीक है। बोथ फ्रेमवर्क्स हैव हाई स्ट्रेंथ्स with ASP being ideal for enterprise applications and developers already in the Microsoft ecosystem, ठीक है। और whereas Node.js being well suited for real time high performance applications, ठीक है। सो जितने क्लियर हो सकते उतने क्लियर नोट्स बनाए। इसमें नीचे नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं करने को, वो तुम्हें लर्न ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। तो तुम पढ़ के लर्न करना पड़ेगा। और जो ऊपर था जैसे कि लॉजिक वाली चीज़ें थी वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस लेसन में उतना ही था, ठीक है। PHP.ASP.NET, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। PHP के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी। PHP पे क्वेश्चन आ सकता है तो PHP कर लो अच्छे से। उसके बाद ASP.NET कर लो, .NET कर लो, बस एरे फंक्शंस PHP के, और कुछ था नहीं इस यूनिट में, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।